जहाँ तक कल हमने बात की थी कि रेपर्टरी में कैसे काम होता है, हम टूरिंग पे कैसे जाते हैं, जब नया डायरेक्टर आता है तो हमारा वर्क शेड्यूल क्या होता है, हम कैसे प्लान करते हैं, जब नया प्रोडक्शन बन रहा होता है तो लाइट्स की प्लानिंग उस समय कैसे होती है, टूर में जाते हैं तो हमारी प्लानिंग कैसी होती है लाइट को लेके, और हमने दूसरे डिज़ाइनर्स के प्रोसेस को कैसे समझते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका। इन सारे तरीकों में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्शंस में अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग अप्रोच, प्रोडक्शंस को लेके, प्रोडक्शन की डिज़ाइंस को लेके, लाइट्स को लेके। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन चीज़ों से जो मैंने सीखा उनको अपने काम में कैसे यूज़ किया। जैसे कि एक प्ले किया था हमने जिसकी लाइट डिज़ाइन मैंने की थी। विदेश के डायरेक्टर थे ओजाकुली खोजाकुली, उनका प्ले था लिटिल बिग ट्रेजेडी। तो उस प्ले में एक बहुत बड़ा सा कागज़ का सेट बना था, एक इंसान बना था। उस सेट में यह था कि उसमें साइड से टॉप से लाइट करना मुश्किल था क्योंकि उस एक इंसान के अंदर सारे एक्शंस होते थे। तो हमें उसमें डिवाइस निकालनी पड़ी थी कि मतलब छेद छेद से जहाँ से छेद मिलते थे या छेद बनाना पड़ता था वो उसके थ्रू लाइट्स करनी थी। उसमें 3 कहानियाँ थी और 3 कहानियों का टेक्सचर अलग था। एक कहानी पूरी ब्लू में थी, एक पूरी कहानी रेड में थी, एक पूरी कहानी येलो लाइट में थी। और 3 कहानी का 3 फ्लेवर था और उन फ्लेवर्स में कि हम जिसमें ब्लू था वो मोजार्ट की कहानी थी, म्यूजिक ऊपर पूरा बेस था। तो तरह छेद से छन के लाइट्स आती थी, उसमें अलग अलग तरह के ब्लू कलर्स थे, मतलब ब्लूज के अलग नंबर थे, एलईडी भी थी, ब्लू के अलग नंबर्स को यूज करके हमने कई तरह के ब्लू को मिला के एक टेक्सचर तैयार किया था। उस तरह रेड को भी किया था और उसमें एक स्ट्रगल ये था कि हमें देखना था कि जितने छेद हैं उसमें से लाइट्स जाए और वेक्टर के ऊपर पड़े और उसके थ्रू वो दिखाई पड़े। तो अपने तरह का एक स्ट्रगल था कि अलग तरह के रेड का एम्बियंस बनाना, अलग तरह के ब्लू का एम्बियंस बनाना, अलग तरह के येलो का एम्बियंस बनाना। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम था। उसके बाद जो दूसरा प्ले मैंने डिज़ाइन किया वो था बेगम का तकिया, जो बहुत ही पॉपुलर प्ले है रेपर्टरी का, जिसका डायरेक्शन रंजीत कपूर जी ने किया है और एक गांव की कहानी है बेगम की तकिया। तो उसमें डिज़ाइन, मेरा जहाँ तक सोचना है कि डिज़ाइन हमेशा नाटक को सजाना नहीं होता, नाटक की मीनिंग को, नाटक की बात को, नाटक के तरीके को कम्युनिकेट करना डिज़ाइन का काम है, लाइट का काम है। लाइट तब सक्सेसफुल है जब वो नाटक की बात को आसानी से कह पाए, ना कि पता चला लाइट बहुत सजी संवरी है लेकिन नाटक की बात उसमें दब गई। तो वो उस नाटक का स्ट्रक्चर था, गांव का परिवेश था, तो वहाँ हर चीज़ बहुत सिंपलिसिटी के साथ थी, मतलब जनरल लाइट का बहुत यूज था। अब उसमें संभावना हमें तलाशनी थी कि कहाँ जनरल लाइट को हम कैसे एग्जीक्यूट करें कि मतलब वो चिपका हुआ ना लगे कि हमें सामने से लाइट दी तो उसके लिए साइड से लाइट दें, बैक से लाइट दें। उसमें बीच में एक पेड़ होता है, पेड़ के लिए पेड़ के ऊपर पे हमने बांस लगा के लाइट्स लगाई। एक कोठे का सीन है जिसमें मतलब 3 खिड़कियां हैं, खिड़कियों में अलग अलग कलर आते थे। मतलब जहाँ जहाँ से संभावनाएं खोजी जा सकती हैं लाइट्स के लिए या डिजाइनिंग के लिए, तो उस तरह से संभावनाएं खोजने की कोशिश की जाती है। तो जो बेगम की तकिया की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें एक सीन ऐसा भी था जिसमें एक बाबा होता है जो पेड़ के नीचे बैठता है। उसके लिए भी ये था कि वो पेड़ की फीलिंग, तो उसमें हमने प्रोफाइल में गोबोज डाल के कि छन छन के लाइट कहीं से आ रही है, ग्रीन और ब्लू के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है कि पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ है। ये प्ले ओपन एयर में ओपन हुआ था और ये भी था कि इसमें बजट कम है, तो जो हमारे संसाधन उस संसाधन में डिज़ाइन करना था।
तो ट्रस नहीं था, तो हमने मतलब लोहे के रॉड्स लगा के उसमें लाइट्स लगा के उसको पूरा डिज़ाइन किया था। तो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग हालात में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमें काम करना पड़ता है। वो चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस ही हमें बनाते हैं और वो चैलेंजेस ही हमारे थॉट को भी बड़ा करते हैं। इसी तरह एक प्ले है जाति पूछो साधु की, जिसका डायरेक्शन राजेंद्र नाथ जी ने किया था और इसकी लाइट डिज़ाइन की थी मैंने। तो इसमें क्या होता है, एक बीच में चौकोर एरिया होता है, साइड में रेक्टेंगल्स 2 एरियाज होते हैं और इन एरिया को बांधना था कि मतलब फैले भी ना और ये बंधे बंधे से लगें और एक डिज़ाइन निकल के आए। बहुत समय तक सोचता था कि ऐसा क्या करूं कि मतलब वो एरिया बंध जाए और लोग प्रॉपर दिखाई भी पड़े, दिक्कत भी ना हो, सुंदर भी लगे। तो सोचते सोचते मैंने ऐसा भी किया कि जाकर राजेंद्र नाथ जी ने जो पहले अपने ग्रुप से प्ले किया हुआ था, तो जाकर उसके वीडियोस भी देखे, ये भी जानने की कोशिश की कि उस समय कैसा हुआ था, उस समय की लाइट डिज़ाइन कैसे की गई थी। वो सब देखने के बाद लगा कि अब क्या किया जाए जो मतलब थोड़ा सा अलग हो। तो उस नाटक में बहुत सारी प्रोफाइल्स का यूज किया मैंने कि चौकोर एरिया पे सब कुछ कट करके बनाना। फिर उसमें एक फ्रेम था जिसमें लिखा था माता जी महाविद्यालय, उसका फ्रेम अलग से चौकोर करके बनाना। साइड के जो एरियाज थे उनको भी चौकोर कट करके बनाना कि लाइट स्पेल ना हो, कि जब चीज़ें मतलब लाइट आए तो सब एरियाज अलग अलग डिफाइन हो जाए, क्योंकि हर सीन बटा हुआ था कि कभी राइट प्लेटफॉर्म पे होगा, कभी लेफ्ट पे होगा, कभी सेंटर पे होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा। कुछ सीन्स ऐसे थे मतलब कि नाइट के थे तो उसके लिए ब्लू यूज किए गए थे, कुछ डे के थे तो अंबर यूज किए गए, है ना। उसमें बीच में एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है कि वो इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले उस लड़की आती है। तो अब वो मैजिक बना रहे, उसके लिए हमने बैक लाइट यूज की थी कि उसका चेहरा ना दिखाई पड़े, सिर्फ लगे कि कोई है जो सिलवट में आया। उसी डिवाइस को जब उसका बाप आता है उसी जगह पे, तो हमने ऐसे रखा था कि जैसे उसकी फ्रेम है, मतलब कोई भूत है जो वहाँ पीछे खड़ा हुआ है। कि आम लाइफ में भी होता है कि हम जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पीछे किसी का थॉट चलता है कि नहीं पापा को पता चल गया तो क्या होगा, मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। तो उस तरह का एक थॉट को लेके उस चीज को डिजाइन किया गया था कि वो वहाँ खड़ा है, जो खड़ा है, अब वो खड़ा है या उसके माइंड में है, वो देख रहा है। मतलब एक लाइट डिजाइनर की कोशिश होती है, जो वो काम कर रहा है वो अगर पोइटिक बना पाए तो सोने में सुहागा वाली बात होती है। तो इस तरह की कोशिशें काम में दिन प्रतिदिन और हर काम में अलग तरह की कोशिश करना और अलग तरह की मीनिंग को डेवलप करना और जितना हो सके उससे मीनिंग को निकालना, ये मेन मकसद होता है जो नाटक को मदद करे और नाटक के थॉट को आगे ले जाए, नाटक को एक और डायमेंशन प्रदान करे। ना कि मैं कोशिश करूं कि मैं कितना अच्छा लाइट डिजाइनर हूं, मैं कितने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करूं। तो जाति पूछो साधु में ऐसा था, हमने एरिया लाइट भी यूज की थी, राइट लेफ्ट सेंटर एरिया की। कभी कभी सिर्फ राइट एरिया आता था, कभी कभी सेंटर एरिया आता था। और इन सब में ये भी जरूरी है कि जनरल लाइट भी, बहुत सारे सीन जनरल लाइट भी होते थे, तो हमने सबको मिला के एक जनरल लाइट भी तैयार कर रखी थी। तो स्पेशल इफेक्ट, जनरल लाइट इफेक्ट सबको मिला के और नाटक की मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ना होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले आया सामने, बड़ा मजेदार था। वो था पनिकर जी का प्ले संध्या छाया शकुंतला। उसका कॉस्ट्यूम जो था घोड़े के टाट जैसा था। अब उसमें तो मूवमेंट बेस होता है, पनिकर सर जब करते हैं तो मूवमेंट बेस होता है, ज्यादातर मूवमेंट है और कुछ बंधा नहीं है। मतलब ये होता है ना कि कभी कभी डायरेक्टर चीजों को बांध के देता है, कभी कभी होता है कि आप खुला हुआ है सब कुछ, अब आपको अपने लाइट से बांध के वो इमेजेस डेवलप करनी है जो डायरेक्टर चाहता है। तो अब उसको कैसे बांधे, कैसे बनाए, कैसे उसको अलग करें। और वो प्ले हमारे भारंगम की ओपनिंग में होना था पहले दिन, उसकी रिहर्सल भी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे भी होता है कि आप
प्ले की रिहर्सल देख देख के, उस पर सोच सोच के अपने डिज़ाइन को अपने दिमाग में, अपने कॉपी में, अपने फाइल्स में लेआउट प्लान बना के, और जहाँ पे वो शो होना है वहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या सामान चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको खूब पकाते हैं। और उस पकाने में आपको अपने माइंड में ही चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल उसकी रूपरेखा कैसी होगी, वो दिखाई कैसा पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली शो करना है। अगर आपको 2 या 3 दिन मिलते हैं तो आप कम से कम देख लेते हो कि नाटक किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब ऐसा ना मिले तो आपको अपने दिमाग में ही सारी कल्पना करनी पड़ती है कि वो कैसा दिखेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो कैसा बन के आएगा। कभी कभी तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता होती है कि इस तरह से लाइट करने पे ये इफेक्ट मिलेगा, और कभी कभी नहीं पता होता है कि आप ट्राई आउट कर रहे होते कि अच्छा इस एंगल से ट्राई कर रहे हैं तो कैसा बनेगा। तो उसमें हमें कुछ नहीं पता था, तो मतलब जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस थे उसी के आधार पे हमने बहुत सारी प्लानिंग करके उस दिन उसको एग्जीक्यूट किया। हाँ, बेसिक ये जरूर होता है कि ये एरिया है, लेफ्ट एरिया है, राइट एरिया है, सेंटर स्पॉट्स है, कुछ बेसिक स्पॉट्स तो हम बना ही लेते हैं कि ये तो होना ही होना है। उसके अलावा क्या एम्बियंस होगा, किस तरह के टेक्सचर्स के साथ आएगा, क्योंकि संस्कृत प्ले की एक खासियत और है कि उसमें विदूषक होता है। अब पूरे खाली स्टेज पे एक विदूषक, एक इंसान है, अब उस इंसान को कैसे बांधे? अब ये नहीं हो सकता कि उसको हर समय स्पॉट पे रखे, तो एम्बियंस भी बने, वो आदमी स्पेशल भी दिखाई पड़े, उसके लिए बहुत सोचना पड़ जाता है कि वो आदमी सारी चीजों के साथ कैसे स्पेशल दिखाई पड़े और वो डिजाइन में भी बन जाए। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम रेपर्टरी में करते हैं, और वो चैलेंजेस बड़ी मदद करते हैं आपको सोचने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अच्छा काम करने के लिए। और यही नहीं, हम जो नई तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ भी काम होता है। जैसे जब अब बेगम का वो ताजमहल का टेंडर जितेंद्र त्रिपाठी जी का दोबारा हुआ तो उस पर उन्होंने स्पेशली कहा कि आपकी बात तो मुझे अपने नाटक में शार्पी लाइट चाहिए, बिकॉज क्योंकि दुनिया बदल रही है, शार्पी का समय है, तो मुझे अपने गाने में शार्पीस चाहिए कि थोड़ा सा मतलब वो बड़ा दिखाई पड़े, मतलब बुगी बुगी जैसा बन जाए और थोड़ा उसका वैल्यू बने। क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी नई तरह की फीलिंग्स हैं, उसके नया तरह का यूज है, तो वो नाटक का जो स्टैंडर्ड है वो उठाता है। कि जब पहले बना था तो शार्पीस नहीं थे, एलईडीज नहीं थे, अब है तो ये नई तरह की लाइट्स आई हैं, तो उन्होंने कहा आपकी बार हम ये यूज करें कि नाटक अलग तरह से भी दिखाई। तो हम पहले गाने में और बीच बीच में शार्पीस का यूज करते हैं, एलईडीज का यूज करते हैं उस प्ले में। वैसा ही उसी तरह से आगे बढ़ता है हमारा खामोशी सिली सी, फिडलर ऑन द रूफ पे ज्वाला, जिसका डायरेक्शन सुरेश शर्मा जी ने किया। उसमें फॉलो भी है, उसमें एलईडीज भी है, उसमें शार्पीस भी है, क्योंकि मैंने कोशिश की हर तरह की चीज़ों को उसमें मिक्स करके देखें, क्योंकि उस नाटक में उस तरह की संभावनाएं भी है जहां हम अपने आप को, अपनी लाइफ्स को, अपने काम को खोज सकते हैं। रेपर्टरी में खोजने का भी हमें समय मिलता है, क्योंकि डायरेक्टर चाहते हैं कि अच्छा काम हो, तो वो खोजने की पूरी छूट देते हैं, पूरा समय देते हैं कि हम उसको खोज पाए, उसको बना पाए, उसमें अच्छा कर पाए। और रेपर्टरी का जो सबसे फेमस, वो काफी सालों से जो नाटक चला है, घासीराम कोतवाल, जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि बहुत कठिन नाटक है, इसको कैसे किया जाए, ये क्या मैं कर पाऊंगा। तो उस नाटक में एक भी फेड आउट नहीं, शुरू होता है इंटरवल में रुकता है, फिर इंटरवल से शुरू होता है, एंड खत्म होता है। उसमें जितने भी फेड आउट है वो क्रॉस फेड आउट फेड इन, मतलब आपको पूरे समय नाटक के रिदम के और नाटक के म्यूजिक को, एक्टर के एक्शन को, एक्टर के डायलॉग को, कहानी कहाँ चेंज हो रही है, कहानी कहाँ पे अलग जा रही है, वो पूरा रटा होना चाहिए, तभी आप उसकी राइट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें पूरे समय एम्बियंस बदलते ही रहते हैं, साइट लाइट का उसमें यूज होता है, साइट भी मूड को चेंज करने का काम आता है, तो हर समय उसमें मूड बदलता ही रहता है। अगर आप एक पल के लिए उसके रिदम से कटे तो आप उस पूरे नाटक से ही कट जाते हैं।
तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप पूरे पूरे नाटक को रट के बैठे। मतलब मेरे साथ होता है कि मुझे हर नाटक को रटना ही पड़ता है, पूरा पूरा रटना। क्या, समझना भी है, रटना भी है, जानना भी है। और जब नाटक होता है तो जैसे मैं कहूँ, जब घासीराम होता है, राजेंद्र राम जी आते हैं देखने, तो मुझे लगता है आज कुछ नोट्स मिलेगा। हर बार कुछ ना कुछ नोट्स मिलता है जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे अब की बारी वो आए तो बोलते हैं लाइट तो ठीक थी, मुंबई में जैसा किया था उससे बेटर थी। बॉम्बे में दिक्कत ये हुई थी कि इनमें 2 शोज करने पड़े कि सुबह खामोशी सिली है तो शाम को घासीराम कोतवाल। एक ही स्पेस, एक ही जगह और 2 अलग तरह के नाटक, 2 अलग तरह की डिजाइन। वो भी अपने आप में चैलेंज है, जो पहली बार किया कि एक ही स्पेस में, एक ही जगह पे 2 नाटक हो रहे हैं, 2 अलग तरह के सेट, 2 अलग तरह की लाइट, 2 अलग तरह की डिजाइन। और हमने किया, वो थोड़ा कम ज़्यादा होता है लेकिन वो अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अरे ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लेकिन जब यहाँ देखा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम घासीराम कोतवाल कर रहे थे समर थ्रिलर फेस्टिवल में, तो उनका नहीं ठीक है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो जो है मूड को तोड़ता है। तो चेंज बहुत स्लाइट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, और जितना जरूरी है उतना ही करो, ज्यादा चेंज मत करो। क्योंकि नाटक समझाना जरूरी, ना कि लाइट दिखाना जरूरी। लोगों को नाटक समझ में आना चाहिए। अगर तुम ज्यादा चेंजेस करते हो तो नाटक मिस होता है, तो नाटक मिस मत होने दो। लाइट जो है एक मीडियम है नाटक को सजाने का, ना कि वो मेन चीज है। वो बात मुझे समझ में आई। इस तरह के बहुत सारे नोट्स जिन राइटर्स के प्लेज होते हैं वो समय समय पे देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि नहीं 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 ऐसे मत करो। जैसे सुरेश जी ने बहुत बार बोला कि पीछे से लाइट दो, वहाँ अंधेरा हो जाता है, साइड से लाइट दो कि एंड सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, थोड़ा पावरफुल बने, है ना। तो हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं, और डिस्कशन द्वारा हम नाटकों को जब बारी बारी से करते हैं तो उसको ठीक भी करते रहते हैं। ये नहीं कि हमने एक बार बना दिया तो ऐसा ही करना है। अगर उस नाटक का डायरेक्टर हमारे साथ होता है बारी बारी से, तो वो चेंजेस भी होते हैं, वो संभावनाएं भी रेपर्टरी में होती हैं, और वो हम लगातार नाटक की ग्रोथ के लिए करते ही रहते हैं।